Good afternoon, everyone. Welcome to Civil Services Study. प्रैक्टिस सेट नंबर 601। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर, राज्य व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था, बताइए। सुप्रीम कोर्ट कब खुला था पहली बार, उद्घाटन कब हुआ था उसका। 1950, 1950 सब में कॉमन है। 28 जनवरी 1950 सही उत्तर हो जाएगा बी। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, 2 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है, बताइए। किसको देता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) खंड ए के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पत्र जो है त्याग करता है। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को ही देता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। 2-3 प्रश्न इससे बन सकते हैं कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति करते हैं, चीफ जस्टिस करते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यायाधीश होते हैं ये कहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है, कहाँ अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही पूछ रहा है कि नियुक्ति का प्रावधान है, कौन से न्यायालय में होती है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में होती है, उच्च न्यायालय में होती है, जिला सत्र न्यायालय में होती है, सभी न्यायालय में हो सकती है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इस पर। सभी न्यायालय में तो नहीं हो सकती तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, किस में होती है फिर, उच्च न्यायालय में हो सकती है क्या, नहीं ना, जिला सत्र न्यायालय में हो सकती, केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। और लिए कहाँ से जाते हैं ये तदर्थ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति होती है, ये लिए जाते हैं हाई कोर्ट से। ठीक है, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू करने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त ना हो, मतलब कमी पड़ जाए, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी हाई कोर्ट से उठाता है सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है वो पूरी करने के लिए। ठीक है, जब ऐसा करेंगे चीफ जस्टिस तो राष्ट्रपति को उनको पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की, और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श भी लेना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ से वो उन जजों को उठा रहे हैं, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी परामर्श लेना पड़ेगा और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। देखिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य किसी न्यायालय में नहीं है। ना हाई कोर्ट के लिए है, ना जिला सत्र न्यायालय, ना फिर एसडीएम कोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है, घटाने की नहीं। तो कौन बढ़ा सकता है, भारत के राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं क्या, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा विधि बनाकर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए इसको बढ़ा पाएगी केवल संसद, और उसके लिए प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। ठीक है, नीति आयोग नहीं है कि प्रस्ताव पारित करके काम हो जाएगा, उसके लिए तो कानून बनाना पड़ेगा, विधि बनानी पड़ेगी संसद के द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 138 खंड 1 के अनुसार ऐसा कर सकती है वो। ठीक है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का संसद का अधिकार है, संविधान देता है उसको अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट अपने मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी वो सुनवाई कर सकता है। कैसे करेगा वो, किसके अनुमोदन की उसको आवश्यकता होगी, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, संसद के अनुमोदन से, राज्य विधानसभा के अनुमोदन पर, या यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मेजॉरिटी से यह तय करें। देखिए राष्ट्रपति की उसको लेनी पड़ेगी सलाह।
ठीक है, ऐसा करने के लिए अगर दिल्ली से कहीं और जो है केस लड़ना है तो मतलब बैठक बैठानी है तो किसी अन्य क्षेत्र शहर में, तो संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ये प्रश्न रिपीटेड है, बहुत सारे एग्जाम में पहले पूछा हुआ है। इसके ऑप्शन भी नहीं बदलते हैं, ठीक है, उत्तर तो वही रहता है। क्या रहता है? अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ठीक है, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। तो देखिए, संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ बड़ा कन्फ्यूज़न करती है। यहाँ उत्तर वैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन बता देते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, या मूल क्षेत्राधिकार, और इंग्लिश में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक ही बात है। ठीक है, 2-3 तरह से ये लिखा रहता है कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो संविधान की व्याख्या जो है आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तो आएगी नहीं। ठीक है, इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तो आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच विवाद, ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बीच विवाद, ये एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ कोई स्टेट है, या दूसरी तरफ 2-3 स्टेट है, एक तरफ केंद्र सरकार अकेली पड़ गई। तो ये सब विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय का मूल या फिर आरंभिक या प्रारंभिक या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ व्याख्या करनी है, तो ये व्याख्या वाला जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा, बी। तो उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय की अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? खुद संविधान है, न्यायिक व्याख्या है जो केशवानंद भारती बना, उसके बाद मिनर्वा मिल्स में भी की गई, न्यायविदों के मत हैं, या संसदीय कानून है? क्या है? संसदीय कानून नहीं है, न्यायविदों के मत नहीं है, न्यायिक व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद न्यायमूर्ति सीकरी ने, ठीक है, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद भी किया गया। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत जो है न्यायिक व्याख्या है, जो की है सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है केवल भारत में, केवल यूनाइटेड किंगडम में, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में, और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में। यूनाइटेड किंगडम में तो है नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। चूँकि यूएसए के साथ भारत में ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में संसद ही सर्वोच्च है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन भारत में दी जा सकती है। 10वां प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? वो आर्टिकल आपको याद हो 143, राष्ट्रपति लगा दीजिएगा आंख मीच कर। तो संविधान के अनुच्छेद 143 ए के अनुसार, ठीक है, एक के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई परामर्श जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा तो सुप्रीम कोर्ट भी बाध्यकारी नहीं है कि उसको दे दे वो परामर्श। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी अंडरस्टैंडिंग रहती है, एक ही देश में रहना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ काम करना है, तो हो जाता है, चल जाता है काम बिना लड़े धड़े और मनमुटाव के। 11वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये है PIL। ठीक है, यानी ये हो जाएगा जनहित याचिका। तो भारत में न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, और जनहित याचिका
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोनों से संबंधित है। ठीक है, जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में उभरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? जैसे केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएंगे राज्य के राज्यपाल, गवर्नर। तो संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग वह स्वयं, ठीक है, या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और पद की शपथ उनको दिलवाते हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सी। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। शपथ तीसरी अनुसूची में, दूसरी में तो वेतन भत्ते हैं ना, तीसरी में ही है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल की नहीं है, उसमें एलिमिनेट कर दो। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159, ठीक है, में दी गई है। दूसरा वाला सही है, तो बी हो जाएगा केवल। तो अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के ज्येष्ठतम, ठीक है, न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेगा। और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, लेकिन राज्यपाल का नहीं है उसमें नाम। ठीक है, राज्यपाल को तो शक्ति अनुच्छेद 159 ही देता है शपथ के बारे में। 15 प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है तो 200 में ही। ठीक है, 300 की लाइन तक नहीं गया है वो। अब 66 है या 65 है? अनुच्छेद 265 है। तो संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही आरोपित होगा या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा? 265। इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, याद रखिएगा इसको। तो पॉलिटी के ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जो भी पीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज़ भी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके चलाई जाइएगा। धन्यवाद।